दोस्तों नमस्कार। सारांश के इस मंच पर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे अपने ज़माने के सबसे अधिक लोकप्रिय राजनेता थे और शायद यही कारण था जिससे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री चुने गए, यानी 3 टर्म तक रहे। दोस्तों, इतिहास अपने आप को फिर दोहराने जा रहा है क्योंकि श्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। देखा जाए तो इन दोनों की लोकप्रियता में काफ़ी अंतर है। नेहरू जी की लोकप्रियता आरंभ में बहुत अधिक थी, किंतु गुजरते वक्त के साथ उनकी लोकप्रियता क्रमशः घटने लगी, जबकि श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता वक्त गुजरने के साथ बढ़ती गई और बढ़ती गई। इतिहासकार विस्मय में हैं कि लगातार 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद किसी व्यक्ति की लोकप्रियता इतनी अधिक हो सकती है, ये पहले नहीं सोचा था। एक विशेषज्ञ ने तो यहाँ तक कहा कि लगातार 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहने के बाद किसी आदमी की लोकप्रियता और उस रफ्तार से बढ़ रही हो जिससे नरेंद्र मोदी की बढ़ रही है, ऐसा किसी और आदमी को मैं जानता हूँ, मुझे याद नहीं। दोस्तों, श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता केवल भारत में ही नहीं है, यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक वैश्विक नेता हैं। एक एजेंसी है जो लोकप्रियता के आधार पर राजनेताओं को अलग अलग कैटेगरी प्रदान करती है, उनकी रेटिंग फिक्स करती है और उसके प्रकाशित रिपोर्ट में पिछले 5-6 वर्षों से लगातार सबसे अधिक लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रहे। खास बात यह भी रही कि इनके नेक्स्ट वाले, यानी जो इनके बाद आते हैं, वो 30 to 40 पॉइंट्स पीछे थे। काफ़ी अच्छी दूरी थी। कोई भी राजनेता जब लोकप्रिय होता है तो उसका स्टेटस ज़्यादा ऊपर हो जाता है और हमारे प्रधानमंत्री तो वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हैं। स्वाभाविक है इनका कद, इनका स्टेटस दुनिया भर में बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी जी के स्टेटस को उपयोग में लाने के लिए एक प्रयोग करने का निश्चय लिया और शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया कि इस
प्रयोग में आगामी चुनाव एक आदमी के नाम पर लड़ा जाएगा, एक आदमी के व्यक्तित्व पर लड़ा जाएगा, एक ही चेहरे पर लड़ा जाएगा, मोदी की गारंटी पर लड़ा जाएगा। चुनाव प्रचार में मोदी जी ने भी अपनी तरफ से काफ़ी प्रचार किया। मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनों को देखते हुए या मतदान करने वालों की राय जानते हुए तथा बीच बीच में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे जो लगाए जा रहे थे, ये सब स्पष्ट बोल रहे थे कि जनता पूरे जोशो खरोश में उन्हें वोट कर रही है, भाजपा को वोट कर रही है। अब बहुतेरे मतदाता ये नहीं जानते थे कि उनके स्थानीय नेता कौन है, उनके लोकल लीडर कौन है। उन्हें वो सिर्फ मोदी जी को वोट दे रहा होता है। मतगणना की रिपोर्ट के दिन शुरुआती रुझान तो आकर्षक रहे, किंतु 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ये रुझान करीब 230 से 260 के बीच स्विंग करने लगा, कभी ऊपर कभी नीचे, बट इतने ही क्षेत्र में। यह बहुत बड़ी परेशानी का कारण था और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य का विषय था। आईटी युग में यह चिंता आईटी स्पीड में लोगों के पास पहुंची। इस पर लोगों का अपना अलग अलग अनुमान था, किंतु 3 दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता करने वाले मूर्धन्य पत्रकार श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बताया। पहले तो उन्होंने कहा कि ये देखिए 240 के आसपास अभी मतगणना है, अगर अभी 50% वोट काउंट होना बाकी है, अगर ये 272 हो जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, अन्यथा कल सुबह अखबार में पढ़ लीजिएगा प्रधानमंत्री नितिन गडकरी होंगे। ये असल में उस पत्रकार का विश्वास था कि चूँकि मिलीजुली सरकार में दबाव में काम करना होगा और नरेंद्र मोदी वह व्यक्ति है जो कभी दबाव में काम नहीं करता। किंतु उससे भी बड़ा सवाल ये था कि यह हुआ कैसे। इस पर सतीश जी का स्पष्ट कहना है, इसके लिए संघ जिम्मेवार है। संघ ने सीधी सीधी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। संघ कई दिनों से उल्टा प्रचार कर रहा था और आप जानते हैं संघ के कार्य नहीं दिखते, परिणाम दिखते हैं। जहाँ कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई है, वहाँ आप देखिए ज़रूर संघ का स्थिति बहुत मजबूत होगी। इसलिए ये और कुछ नहीं, संघ की तरफ से किया गया हमला। अब उससे भी बड़ा सवाल ये सामने खड़ा हो जाता है कि संघ ने ऐसा क्यों किया। इसका उत्तर है
सीधे सीधी अहंकार की भूख, एक दूसरे से स्पर्धा। सतीश जी ने यह भी बताया कि श्री मोहन भागवत जी को नरेंद्र मोदी से खटपट बहुत शुरू से रही है, क्योंकि यह आदमी काम करना जानता है, खुशामदी नहीं जानता। इसलिए 2012 का चुनाव जब गुजरात विधानसभा का हो रहा था, उस समय नरेंद्र मोदी ने अनुभव किया, इन्हें जानकारी मिली कि संघ के कार्यकर्ता क्षेत्र में उनके विपरीत प्रचार कर रहे हैं। इस विषय को लेकर नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे। मुख्यालय में लोगों ने कहा कि आप वापस अहमदाबाद जाइए, गुजरात में आप काम कीजिए और इस प्रचार के बावजूद आप इस चुनाव को जीत कर दिखाइए, तभी आपका नाम 2014 के लिए प्रधानमंत्री पद के लिए अनुशंसित किया जा सकता है। और 2012 का चुनाव नरेंद्र मोदी जीत गए और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहे प्रधानमंत्री पद के। इसके अलावा सतीश जी याद दिलाते हैं कि पहली बार जब प्रधानमंत्री पद की शपथ इन्होंने ली थी, मोदी जी ने लिया था, उसके बाद का जो असेंबली इलेक्शन होने वाला था, उसके 2 सप्ताह पहले श्री मोहन भागवत ने कहीं बयान दिया कि आरक्षण काफ़ी दिन चला, अब इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। इस वाक्य को लालू यादव ने हाथों हाथ लिया और वो ले जाकर के सभी चुनावी क्षेत्रों में साफ शब्दों में कहने लगे कि देखो, उन लोगों को वोट दोगे, फिर वो लोग तुमसे मजदूरी कराएगा, पैर के नीचे बिठाएगा, पैर दबाने को कहेगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। और इसका साफ साफ परिणाम देखने को मिला। मोहन भागवत का यह कृत्य असल में मोदी को एक हल्का सा झटका देने का था, ताकि ये महसूस रहे कि अभी भी तुम अंडर में हो। किंतु उस सबसे बड़ी बात एक जो दिमाग में आती है वो ये कि संघ के आदर्शों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी का नुकसान संघ ने ही क्यों किया। इसका भी वही उत्तर है, व्यक्तिगत अहंकार। हालांकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अहंकारी कहता है, जबकि नरेंद्र मोदी को भी स्पष्ट श्री मोहन भागवत जी अभिमानी नहीं कहते और मोदी जी भी इन्हें अभिमानी नहीं कहते। किंतु काम तो हुआ और विपरीत हुआ है। अलावा उसके श्री मोहन भागवत जी ने भाजपा को नुकसान पहुंचाने वाला एक स्टेटमेंट मीडिया में डाल दिया। फिर उसके बाद एक वरीय कोई पदाधिकारी, उन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट मीडिया में डाल दिया और कुछ दिनों बाद फिर दोनों ने क्रमशः अपनी बात वापस ले ली और यह कहते हुए
कि असल में जो अर्थ आपने लगाया है, मेरा अभिप्राय वो नहीं था। खैर जो भी था, और लेकिन उसे वापस ले लिया गया और ले दिया। किंतु मूल बात ये है कि वो क्लिक लॉक कहाँ पर फंस रहा। लॉक फंसने की बात यहाँ से शुरू की जा सकती है कि आरंभ में, शुरुआत में कोई व्यक्ति नहीं जानता था कि नरेंद्र मोदी इतने ऊंचे कद के व्यक्ति बन जाएंगे। कुछ लोग कहते थे कि फिनांस इनसे नहीं होगा, कुछ लोग कहते थे कि बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते नहीं हैं, विदेशों में कैसे जाएंगे, कैसे विदेश की पॉलिसी डील करेंगे। इस तरह के कुछ लोग, बहुत टेक्नोलॉजी की बात होती थी उसमें भी इनको ये किया जाता था। लेकिन हर मुकाम को जीतते हुए विदेशों में हर विदेशी राजा से, शासनाध्यक्ष से अपने मातृभाषा हिंदी में बात करते हुए मोदी जी ने राजनीति में एक नया अध्याय लिखा। और बस श्री मोहन भागवत जी के जलन का यही कारण है। किंतु अगर यही कारण है भी तो आज भारतीय जनता पार्टी जनसंघ की उंगली पकड़कर चले, यह मुमकिन नहीं है। जनसंघ एक सांस्कृतिक संकाय है, संगठन है, इसलिए उसके मानदंड, उसका फ्रेमवर्क निश्चित हो सकता है, निश्चित होना चाहिए, क्योंकि ये सही है तो यही सही है। लेकिन यह कठोरता भारतीय जनता पार्टी के साथ लागू नहीं हो सकती। राजनीतिक पार्टी होने के कारण इसे लचीला होना होगा तथा देश, काल और पात्र के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करते हुए अपने देश के भविष्य को सुरक्षित करना होगा। और नरेंद्र मोदी वैसा ही कर रहे हैं। कुछ संघ की भी हम बात सुन लेते हैं, कुछ अपने मन की भी करते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि अगर मंत्रिमंडल में केवल संघ की बात चलती तो हमारे वित्त मंत्री सीतारमण, हमारे रेलवे मंत्री वैष्णव तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर कभी मंत्री नहीं होते, क्योंकि ये तीनों प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत चॉइस हैं, व्यक्तिगत चुनाव हैं। और ये तीनों अपने अपने कीर्तिमान बना रहे हैं। अब सवाल ये है कि संघ ये भी नहीं चाहेगा कि भाजपा उसके हाथ से निकल जाए, और भाजपा के लिए यह संभव नहीं कि वह संघ की उंगलियां पकड़कर चले। मेरी समझ में, मेरे जैसे एक साधारण राष्ट्रवादी आदमी की समझ में आता है कि संगठन एवं संगठनात्मक गतिविधियों का पूरा जिम्मा आरएसएस का हो, किंतु मंत्रिमंडल, मंत्री पद, सरकार की कार्यवाही, ये सब मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री का जिम्मा होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस लाइन पे एक अच्छा सा समीकरण बन सकता है। वैसे संघ में एक से एक विद्वान हैं और आशा की जाती है कि ये दोनों मिल बैठकर
जो भी करेंगे उसमें देश हित सर्वोपरि होगा। धन्यवाद, नमस्कार।